एक दफा का जिक्र है, चीन के दूर दराज देहात में 5 चीनी भाई समुंदर के किनारे एक छोटे से झोंपड़ी में अपनी माँ के साथ रहते थे। वो सब हमशक्ल थे और बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। इन सब चीनी भाइयों में कुछ ऐसी खुसूसियात थीं जो और किसी में नहीं थीं। पहला चीनी भाई पूरे समुद्र को निगल सकता था। दूसरे चीनी भाई की गर्दन लोहे की थी। तीसरा चीनी भाई अपनी टांगें बहुत बहुत दूर तक फैला सकता था। चौथे चीनी भाई को आग नहीं जला सकती थी और पांचवा चीनी भाई अपना सांस बहुत देर तक रोक सकता था। हर सुबह पहला चीनी भाई समुद्र पर मछलियां पकड़ने जाता था और शाम तक जितनी मछलियां पकड़ता था, इनको बाजार में जाकर बड़ी अच्छी कीमत पर बेच देता था। एक दिन समुद्र पर जा रहा था तो पड़ोसियों का एक लड़का भी उसके साथ हो लिया। उसने बहुत मना किया लेकिन लड़का बाज नहीं आया। दोनों जब समंदर पर पहुंचे तो पहले चीनी भाई ने एक ही सांस में तमाम समंदर का पानी निगल लिया। समंदर खाली हो गया तो उसमें मौजूद तमाम चीजें वाज़ेह हो गईं। लातादाद मछलियों के अलावा समंदर बेशुमार कीमती खजानों से भरा पड़ा था। लड़का ये सब देखकर दीवाना हो गया और दौड़ा खजाना समेटने के लिए। पहले चीनी भाई ने तो सिर्फ इतनी ही मछलियां पकड़ी जितनी वो रोज पकड़ता था। उसके बाद वो चाहता था कि समंदर का पानी वापस समंदर में डाल दे। उसने लड़के को आवाज दी, लेकिन लड़का कभी एक चीज उठाता, कभी दूसरी की जानिब लपकता। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इधर पहला चीनी भाई अपने मुंह में इतना ज्यादा पानी उठाए उठाए थक गया था। बस बहुत हो गया लड़के, अब वापस आ जाओ। इसने फिर लड़के को आवाज दी, लेकिन उसने नहीं सुना। इंतजार करके पहला चीनी भाई जब बेहाल हो गया और उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने वो पानी समंदर में उगल दिया। उसके साथ वो लड़का भी पानी में गर्क हो गया। पहला चीनी भाई जब अकेला गांव वापस आया तो गांव वालों ने इससे लड़के के बारे में पूछा, लेकिन वो कोई जवाब न दे सका। गांव वाले सब समझ गए कि उसने लड़के को मार दिया और उन्होंने अदलिया में जाकर उसकी शिकायत कर दी। सिपाही पहले चीनी भाई को पकड़कर अदालत में ले गए और लड़के के कत्ल के जुर्म में उसको सजाए मौत सुना दी गई। हजूर वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? पहले चीनी भाई ने जज से पूछा। हाँ, इतनी रियायत तुम्हें दी जा सकती है, जज ने कहा। पहला चीनी भाई खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी माँ से मिला, लेकिन वो वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह दूसरा चीनी भाई जेल पहुँच गया जिसकी लोहे की गर्दन थी। चौक पर तमाम गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे। जल्लाद हाथ में तलवार लिए मुजरिम की गर्दन उड़ा देने के लिए तैयार खड़ा था। सिपाही मुजरिम को पकड़कर लाए और उसकी गर्दन शिकंजे पर रख दी। जल्लाद आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से तलवार मुजरिम की गर्दन पर मारी, लेकिन दूसरा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। चूंकि उसकी गर्दन लोहे की थी, इसलिए तलवार ने उस पर कुछ असर नहीं किया। ये देखकर गांव का हर शख्स सख्त बरहम हुआ और उसको मारने के लिए कुछ और तरीका सोचा जाने लगा। फिर जज ने फैसला किया कि उसको समंदर में डबोकर मारा जाए। अगली सुबह सजा से पहले दूसरा चीनी भाई जज के पास गया। जनाबे वाला, क्या सजा से पहले मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, ये एक रियायत तुम्हें दी जा सकती है, जज ने इजाजत देते हुए कहा। वो इजाजत मिलते ही खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला, लेकिन अगले दिन वो वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह तीसरा चीनी भाई जेल वापस आया जिसकी टांगें लंबी हो जाती थीं। उसकी सजा की तैयारी होने लगी। सारा गांव समंदर के किनारे जमा हो चुका था। सिपाही उसको कश्ती में बिठाकर समंदर के दरमियान में पहुंच गए, जहां पानी गहरा था, और तीसरे चीनी भाई को उठाकर पानी में फेंक दिया। तीसरा चीनी भाई जब समंदर में गिरा तो उसकी टांगें लंबी होने लगी, लंबी लंबी और बहुत ज्यादा लंबी हो गईं कि समंदर की तह से जा लगी और वो डूबने से बच गया। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सिपाही और तमाम गांव वाले आग बगूला हो गए। इस बार उन्होंने फैसला किया कि मुजरिम को आग में जलाया जाए। अगली सुबह वो जज के पास गया। हजूर वाला, क्या सजा से पहले मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलने जा सकता हूँ? हाँ, तुम्हें इतनी रियायत दी जा सकती है। जज ने ना चाहते हुए भी उसको इजाजत दे दी। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, लेकिन माँ से मिलकर वो वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह उसका चौथा चीनी भाई वापस आया। गांव वाले चौक पर जमा हो चुके थे। एक बंद कोठरी में बेशुमार बदबूदार और जहरीली
जड़ी बूटियां इकट्ठी करके जलाई गईं और 5वें चीनी भाई को उस कोठरी में फेंककर ताला लगा दिया गया। सारी रात जस्तुस में गांव वाले कोठरी के बाहर बैठे रहे। सुबह को जब सिपाहियों ने उसकी लाश निकालने के लिए दरवाज़ा खोला तो 5वां चीनी भाई मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। क्योंकि वो बहुत देर तक अपना सांस रोक सकता था, इसलिए बदबू से नहीं मरा। लोग ये देखकर हक्का बक्का रह गए। जज आगे बढ़ा और बोला, हमने तुम्हें हर मुमकिन तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। इसका मतलब है कि तुम बेगुनाह हो, लिहाजा तुम्हें इस जुर्म से बाइज्जत बरी किया जाता है। अब तुम आज़ाद हो। तमाम गांव वालों ने भी जज की इस बात से इत्तफाक किया और उसका पीछा छोड़ दिया। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, जहां उसकी माँ और 4 चीनी भाई उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी बाकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरी। पुराने वक्तों की बात है। चीन के एक शहर से 2 फरिश्तों का गुजर हुआ। रास्ते में रात पड़ गई, इसलिए उन्होंने वहीं क़याम का इरादा किया और एक अमीर आदमी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो अमीर आदमी निहायत बद अखलाक और कंजूस था। उसने रात ठहरने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन उनको अपने आलीशान मेहमान खाने में ठहराने के बजाय नीचे तय खाने में ठहराया, जो बहुत ठंडा, तारीक और बदबूदार था। गो कि वो जगह उनके शयाने शान नहीं थी, लेकिन मजबूरन वो ठंडे और सख्त फर्श पर लेट गए। बुजुर्ग फरिश्ते को नींद नहीं आ रही थी। उसने करवट ली तो नज़र सामने दीवार पर पड़ी। उसने देखा दीवार में एक सुराख है। वो फौरन उठा और दीवार की मुरम्मत शुरू कर दी। थोड़ी कोशिश और मेहनत से वो दीवार के सुराख को बंद करने में कामयाब हो गया। जब छोटे फरिश्ते की आंख खुली तो वो बुजुर्ग फरिश्ते का ये काम देखकर हैरान रह गया और पूछे बिना नहीं, उस बद दिमाग शख्स ने तो हमारा ज़रा लिहाज नहीं किया, और आप हैं कि उसकी टूटी दीवार भी मुरम्मत कर दी। बरखुरदार, हकीकत वो नहीं जो नज़र आती है, बुजुर्ग फरिश्ते ने मुख्तसर जवाब दिया। फिर वो वहाँ से निकलकर आगे चल पड़े। अगले दिन वो एक गांव पहुँचे और रात पड़ने पर वहीं क़याम का इरादा किया। वो एक गरीब किसान के घर गए और उनसे रात गुजारने के लिए जगह देने की दरख्वास्त की। किसान और उसकी बीवी बहुत खुश अखलाक, मेहरबान और मेहमान नवाज थे। उन्होंने फ़ौरन अपने घर की सबसे अच्छी जगह उनके सोने के लिए खाली कर दी और जो कुछ भी घर में मौजूद था खाने के लिए पेश कर दिया। आरामदेह बिस्तर पर उन्होंने बड़े सुकून से रात बसर की। सुबह जब उनकी आंख खुली तो देखा कि किसान की इकलौती गाय मरी पड़ी थी। किसान और उसकी बीवी अपनी गाय के लिए रो रहे थे, जो उनका कुल असासा थी। उसका दूध बेचकर ही गुजर बसर होती थी। छोटे फरिश्ते को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। आपने ये सब क्यों होने दिया, जबकि आपको पता था कि यही एक गाय उनका कुल असासा थी? उसने बुजुर्ग फरिश्ते से पूछा। हकीकत वो नहीं जो नज़र आती है, बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा और वहाँ से निकलकर अपनी राह पर चल पड़े। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? पहला शख्स जिसके पास हम ठहरे थे वो बहुत अमीर था, फिर भी आपने उसकी मदद की और उसकी टूटी दीवार बना दी, जबकि ये किसान गरीब था और गाय के अलावा इसका कोई आसरा न था। इसने अपना सब कुछ हमारे लिए पेश कर दिया, फिर भी आपने इसकी गाय को मर जाने दिया। छोटे फरिश्ते ने रास्ते में फिर एहतजाज किया। हकीकत वो नहीं जो नज़र आती है, बरखुरदार। जब हम अमीर आदमी के घर ठहरे थे तो मैंने देखा कि तहखाने की दीवार में ख़जाना दफन था, जो इस सुराख से ज़ाहिर हो रहा था और बाहर आ सकता था। सोचो, अगर अमीर आदमी को वो ख़जाना मिल जाता तो वो और ज़्यादा बददिमाग हो जाता, इसलिए मैंने उस ख़जाने का मुंह बंद किया था। फिर जब हम गरीब किसान के घर ठहरे तो मैंने देखा कि वहाँ मौत का फरिश्ता आया है, जो किसान की बीवी की जान लेना चाहता था। मैंने उससे इल्तिजा की कि वो किसान की बीवी के बदले इस गाय की जान ले ले, क्योंकि किसान अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और वो उसकी हर काम में मदद करती है। इस तरह मैंने किसान को ज़्यादा बड़े सदमे से बचाया। ये हकीकत है कि अक्सर जो हम देख रहे होते हैं वो वैसा नहीं होता। नज़र भी धोखा दे जाती है। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा होता है वो अल्लाह की तरफ से ठीक हो रहा होता है, लेकिन हम हकीकत को समझ नहीं पाते और जल्दबाजी में गलत नतीजा निकाल लेते हैं। अगर हम इस मुकाम पर थोड़ा सा सब्र कर लें तो हमारा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाती। बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में ये कायदा था कि उस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता वो एक अहदनामे पर दस्तखत करता कि उसकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा
اور اسے ایک دور دراز کی جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب ایک بادشاہ کا 1 سالہ دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا، جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خیر باد کہتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک اور غمزدہ لمحات ہوتے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا، اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تختے کا سہارا لے رکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی بھی تلاش تھی، لہٰذا انہوں نے اس نوجوان شخص کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اس سے 1 سال کی حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا، لیکن پھر وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس بادشاہت کے تمام اصول اور طریقے سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ 1 سال کے بعد وہ اسے فلاں مخصوص جزیرے پر چھوڑائیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا۔ وزیر اور دوسرے وزراء اس بات پر متفق نہیں تھے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ کو 2 ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑا جائے گا۔ بالآخر 2 ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہت کا 1 سال ختم ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیرآباد کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت ہی خوش تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ تو رو رہے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، تم لوگوں نے داناؤں کا وہ قول نہیں سنا، جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی لوگ سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھو ہوئے ہوتے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لاہ عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایت چین اور آرام و سکون سے گزار سکوں گا۔